मैं दो चीजें देखता हूँ विच आई ट्राई टू मैक्सिमाइज। मैं जो भी क्रिएट करता हूँ वो आई हैव द इंटेंशन कि वो बड़ा हो, बड़ा प्ले हो, बड़ा मार्केट हो। मैं छोटा चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरा अगर वो बड़ा हो सके उसमें इंटरेस्ट है, राइट। और दूसरा चीज है कि फाउंडर्स का या एम्प्लॉइज फाउंडर्स इनका स्टेक कितना होता है उसमें। मतलब आप बड़ा चीज कर रहे हो पर आपका स्टेक परसेंटेज क्या है उसमें, ओके, वो भी ज्यादा होना चाहिए मेरे लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज हमारे साथ में एक और फाउंडर है जो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और उनका जो प्रोडक्ट है उसको यूज करके भी आपका फायदा हो सकता है। तो जानते हैं उनसे उनके बारे में। हाय, मेरा नाम चैतन्य है। मैं फाउंडर हूँ इंकनट ग्रुप का। इंकनट में एक मीडिया कंपनी है और एक है ब्रांड्स की कंपनी। एंड ब्रांड्स में स्किन क्राफ्ट और वेदिक्स करते हैं, कॉस्मेटिक कस्टमाइजेबल कॉस्मेटिक्स करते हैं। और मीडिया साइड पे स्टाइल क्रेज और मॉम जंक्शन है जो वुमेन ओरिएंटेड लाइफस्टाइल ब्यूटी वेलनेस के वेबसाइट्स है। तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये हिंदी में उतने अच्छे नहीं है पर आपके लिए हिंदी में हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो समझने की कोशिश करना और इनका साथ देना। तो सबसे पहले अगर आप मुझे अपनी जर्नी बताओ स्टार्टिंग से, तो कैसे आपने शुरू किया था ये सब। ओके, सो मेरा थोड़ा लंबा जर्नी है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम की कमी नहीं है। तो मैं 98 आईआईटी खड़गपुर पास आउट हूँ। फिर उसके बाद अबाउट 7-8 साल मैंने इन्फोसिस में काम किया था और मोस्टली यूएस में था। और वापस आके फिर आईएसबी में एमबीए किया था। 2007 का पास आउट था आईएसबी से। और आईएसबी से निकलते ही मैंने पहला स्टार्टअप शुरू किया था एम जिंजर, जो एक मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म था। और हमने फंड रेज किया था कपल ऑफ वीसीज के साथ। एंड फिर उसका एग्जिट हुआ था। इट गॉट एक्वायर्ड 2012 में। एक वैल्यू फर्स्ट नाम की कंपनी है, गुड़गांव की है। वैल्यू फर्स्ट एक्वायर्ड एम जिंजर। उसके बाद फिर 2012 में मैं संग्राम और मेरे को फाउंडर संग्राम और वीरेंद्र के साथ इंकनट शुरू किया था। एंड तब से बस अब इंकनट चला रहे हैं। 9 साल हो गया। तो जो आप मोबाइल वाली स्टार्टअप बता रहे हैं, मोबाइल एडवर्टाइजिंग वाली, वो क्या करती थी बेसिकली। एम जिंजर एक बहुत डिफरेंट टाइप की कंपनी थी। बेसिकली तब क्या होता था 2007 में, आप इफ यू रिमेम्बर, बहुत सारा एसएमएस स्पैम होता था। तो आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते थे, ये डील ले लो, वो डील ले लो, यहाँ पर आ जाओ, वहां पर आ जाओ। बहुत स्पैम होता था। तो हमारा आइडिया था कि हम ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाए जहां जो इस स्पैम को रोके। और हमारा आइडिया था कि अगर हम यूजर्स को लाए प्लेटफॉर्म पे और यूजर्स बोले कि मुझे इस कैटेगरीज में इंटरेस्ट है, जैसे रेस्टोरेंट के डील में इंटरेस्ट है या कपड़ों के डील में इंटरेस्ट है या एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट कैटेगरीज चूज करो आप। और बोलो कि इस कैटेगरीज में डील्स इंटरेस्टेड है, एडवर्टाइजिंग इंटरेस्टेड है। और फिर लोग ये भी बताएं कि उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, एज क्या है, क्या करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। अगर ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाए तो हम एडवर्टाइजर को ला सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जो जो टारगेट कर सके इन ऑडियंसेस को। तब क्या होता है, ऑडियंस को वही मिलता है जो वो चाहते हैं, रादर देन स्पैम। जो स्पैम मतलब आपको कुछ भी आ जाता है, मतलब फाइनेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, जो भी है उसको छोड़ के आपको ऐसे डील मिलेंगे जो आप चाहते हैं, आप यू वांट दोस। एंड सो दिस वाज द आइडिया। और इसमें क्या होता था, कंज्यूमर्स को इंसेंटिव्स भी मिलते थे जस्ट बिकॉज दे आर ऑप्टेड इन, सो पॉइंट्स मिलते थे। तो आपको एसएमएस आ गया तो 1 पॉइंट आ गया, 5 पॉइंट आ गया, व्हाटएवर। नाउ जब वो पॉइंट इकट्ठे करते हैं तो आप रिडीम कर सकते थे। इधर आप कुछ और कूपन खरीद सकते थे या कुछ ऐसी चीज कर सकते थे, या इवन कैश भी ले जा सकते थे, मतलब चेक के रूप में। तो इट केम आउट एज ए, उसको बोलते थे ऑप्टिन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। एंड इट वाज वो इंडिया में पहली, इट वाज वन ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एंड हम ग्रो किए थे उसको, ऑलमोस्ट 4 मिलियन कंज्यूमर तक ऑप्टेड इन थे। हर कंज्यूमर से ऑलमोस्ट 20-30 डेटा पॉइंट इकट्ठा करते थे। और कंज्यूमर्स वर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दोस डील्स। और बहुत सारे एडवर्टाइजर हमारे साथ काम करते थे। और 2012 में प्रेटी मच वैल्यू फर्स्ट ने हमें एक्वायर किया था। तो ये मोबाइल पे हो रहा था, ऐप में? उस टाइम पे ऐप नहीं था, मतलब 2007 में इफ यू रिमेम्बर वो वैप होता था, राइट, टेक्स्ट होता था, वैप होता था एंड ऑल दैट। ऐप आए थे अराउंड 2010। आई मीन जब बड़े थे वो 2010-11 टाइम फ्रेम में ऐप बढ़ गए थे। तो तब तक एसएमएस का वैल्यू भी घट गया था बहुत, राइट। तो पूरा इंटरनेट पे मूव हो गया था, वेब पे मूव हो गया था एंड ऑल दैट। सो
ऐप पे नहीं होता था, ये पूरा टेक्स्ट पे होता था एसएमएस। तो अगर आपने कभी कैलकुलेट करके देखा कि बिफोर आफ्टर में क्या फर्क पड़ा? एग्जांपल के लिए कि एक XYZ कंपनी है जो कि बल्क एसएमएस का काम कर रही थी, हाँ और आप स्ट्रेटेजिकली कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो सीटी आ रहा था, जो क्लिक थ्रू रेट आ रहा था लिंक विंग पे, या फिर एक्शन जो हो रहा था, वो कितना % इंक्रीज हो रहा था? वो बहुत ज्यादा, मतलब आ, आप समझ सकते हो। तो सो एडवर्टाइजर क्या कर सकता था, अपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ये बोल सकता था कि लेट्स से आप रेस्टोरेंट चला रहे हो किसी पिन कोड एरिया में, राइट नाउ आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते थे और बोल सकते थे कि ये पिन कोड और सराउंडिंग पिन कोड एरियाज में ऐसे कितने लोग हैं जो लेट्स से आईटी प्रोफेशनल है या जो भी है, और उनको कितने लोगों ने रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट दिखाया है, राइट। और उनको आप एग्जैक्टली 12 बजे एक डील पे भेज सकते थे एसएमएस पे कि आओ हमारे रेस्टोरेंट में खा लो और 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो व्हेन यू लुक एट दिस टारगेटिंग, क्या होता है, बहुत सारे लोग जाते थे। सो हमारा जो कॉल टू एक्शन था वो बहुत टारगेटेड था, राइट। सो एडवर्टाइजर्स को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता था। एंड अगर उसका इक्वलेंट आप जानना चाहते हैं तो अभी फेसबुक में जो हो रहा है, फेसबुक में जैसे टारगेटिंग होता है, दैट इज द काइंड ऑफ टारगेटिंग हम तब करते थे एसएमएस पे, राइट। मतलब आप उस, जब डिजिटल एरा नहीं आई थी, तब आप एसएमएस की दुनिया के अंदर आपने एक तरह का एड कैंपेन मैनेज करने का ऑप्शन दे रखा था कि आप टारगेटिंग कर सकते हो एग्जैक्टली किसी ऑडियंस को और उसको दिखा सकते हो। एग्जैक्टली। सो रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा था। प्रॉब्लम उसके साथ ये था कि जैसे फेसबुक में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोग हैं, राइट, वेराज हमारे प्लेटफॉर्म में 4 मिलियन उस टाइम के लिए तो बहुत लोग थे, बट वो स्केल बढ़ा नहीं, राइट। उसके लिए जब आप ऐसे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाते हो तो आप चाहते हो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लोग हो आपके पास, राइट। तो पर वो स्केल बढ़ा नहीं था, वो स्केल बढ़ जाता तो बहुत बढ़िया होता था, पर वो लिमिटेड था। चार आप ग्रो करते थे पर उतना ज्यादा नहीं। एग्जिट करने के बाद आपको आपके को फाउंडर्स कैसे मिले? सो मेरे पहले कंपनी, जब एक्चुअली वो पहला कंपनी मेरा आइडिया नहीं था, मेरे और एक को फाउंडर का आइडिया था, राइट। वीरेंद्र बोल के, आई हैव अ फ्रेंड जो मेरे साथ इन्फोसिस में काम करता था, ही यूज्ड टू रिपोर्ट टू मी इन इन्फोसिस। एंड उसने, मैं जब आईएसबी में था, उसने कॉल किया मुझे और बोला कि यार मेरे पास ये 2-3 आइडिया हैं, क्या करते हैं। सो मुझे ये एमजिंजर का आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला वीरू से कि चलो ये करते हैं। और तो वीरू आपके दोस्त थे? हाँ, बहुत साल से, 20 साल हो अच्छा, गए। ठीक है। राइट। और मैं और वीरू मिलके फिर तीसरे को फाउंडर को लाए, अनिल, हु वाज आल्सो टेकी आदमी था, वीरू भी टेकी आदमी था। तो हम तीनों मिलके एमजिंजर शुरू किए थे। और फिर एग्जिट होने के बाद जब मैं ये कंपनी शुरू किया था तो मेरा एक को फाउंडर है संग्राम, और फिर मैं वीरू को भी लाया था इसके अंदर क्योंकि मुझे टेक को फाउंडर चाहिए था, तो उसको मैं इसके अंदर लाया था। सो अब संग्राम, वीरेंद्र और मैं इस कंपनी के फाउंडर्स हैं। तो फिर जब ये कंपनी शुरू करी तो क्या विजन था, क्या सोचा था? ये तो सोचा था कि कॉस्मेटिक निकालेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। तो हमारा आइडिया था 2012 में, अगर आप उतना पीछे जा सकते हो तो तब क्या था, वुमेन के लिए कंटेंट कहीं नहीं था। ओके, जैसे ब्यूटी हो या वेलनेस हो या पेरेंटिंग हो, ये सब चीजों के बारे में इंडियन कंटेंट नहीं था कभी, राइट। कंटेंट होता था पर वो हॉरिजॉन्टल्स में होता था, जैसे टाइम्स पे है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे थोड़ा सा पेरेंटिंग कंटेंट है, थोड़ा सा वुमेन कंटेंट है, या इंडिया टुडे पे है या व्हाटएवर, राइट। बट डेडिकेटेड पोर्टल्स नहीं थे जहां पर वुमेन यूज्ड टू, आई मीन द कंटेंट वाज अबाउट वुमेन। तो हमने सोचा वो एक वाइट स्पेस है विच शुड बी फिल्ड अप, राइट। अगर वही चीज आप यूएस में देखते हो तो वहां पर बहुत सारी चीजें, लाइक पॉप शुगर है, लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जैक्टली ओनली वुमेन ओरिएंटेड है, राइट। तो वो हमने सोचा था कि ये एक वाइट स्पेस है जो वी शुड बी गोइंग आफ्टर। एंड देन द सेकंड थिंग वाज दैट वुमेन ऑडियंस जो इंटरनेट पे ग्रो कर रही थी वो मेन ऑडियंस से भी बहुत ज्यादा, आई मीन डबल पेस से वो ग्रो कर रही थी, क्योंकि ज्यादातर मेन ऑडियंस ऑलरेडी आ चुके थे या बढ़ रहे थे एट अ वेरी फास्ट पेस इवन देन, बट वुमेन ऑडियंस वाज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस, राइट। सो एक तो कंटेंट नहीं था, एक दूसरा ऑडियंस बढ़ रही थी, एंड द थर्ड फैक्टर वाज द मोनेटाइजेशन, मतलब जो एड रेवेन्यू बनता है
राइट। जब आप मीडिया बनाते हो तो बेसिकली क्या चाहते हो, एड रेवेन्यू बने, राइट। तो हम्म। एड रेवेन्यू जो बनता है वो वुमेन ऑडियंस को ऑलमोस्ट 2 to 3 times मिलता था कंपेयर टू मेन ऑडियंस, right? ओके। So most advertisers want to target women audience because they are the key decision makers, right? तो हम्म। तो उनके उस, तो अगर ये तीनों चीजों को देखोगे तो इट वाज अ वेरी गुड प्लान, इट वाज अ वेरी गुड strategic thing to हम्म। start something like this. तो हमने वो सोचा था। एंड एक्चुअली ये कंपनी मैंने शुरू नहीं किया था, ये कंपनी शुरू हुआ था संग्राम ने शुरू किया था ओके। 2011 में। एंड संग्राम इस पे क्या करता था, ही यूज्ड टू डू ब्यूटी रिटेल, ऑनलाइन रिटेल, जैसे ठीक नायका है। है, जैसे पर्पल है, राइट, ऐसे ठीक करता है। था। 1 साल के बाद हम मिले और बोले कि अच्छा रिटेल बंद करो, लेट्स स्टार्ट मीडिया। तो हमने हम्म। मिलके उसको मीडिया की तरफ बदला था। और फिर हम्म। वी लॉन्च स्टाइल क्रेज, मॉम जंक्शन, जो मीडिया पोर्टल्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग टाइप्स ही कर रहे थे आप, ऑडियंस हाँ को अट्रैक्ट कर रहे थे। जब ऑडियंस आ गई फिर आपने अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे उनके अराउंड। हाँ, तो वो एक, तो वो ऐसे हुआ। सी हम बहुत डेटा ड्रिवन आदमी है, ओके। सो हम्म। आई मीन आप सोचो कि तीन तीन गाइस, 3 guys आर रनिंग वुमेन ऑडियंस पोर्टल, राइट। ऐसे हम्म। कैसे हो सकता है, राइट। तो हम्म। ऑफ कोर्स हमारे ऑफिस में 70% वुमेन है, बट हम्म। हम ये देखते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है, मतलब हाउ डू वी नो व्हाट ऑडियंस वांट्स टू रीड। वो हम हम्म। बहुत डेटा ड्रिवन करते हैं, मतलब वी वी डेटा माइन गूगल एंड यूट्यूब एंड अमेजोन एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब डेटा माइन करके देन वी फिगर आउट कि दिस इज व्हाट, ये लिखना चाहिए, इसके बारे में लिखना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए, राइट ना। हम्म। वो बहुत डेटा ड्रिवन प्रोसेस होता है, ओके। ठीक है। नाउ हम तीनों डेटा ड्रिवन मार्केटिंग टेक्नोलॉजी लोग हैं, हम्म। राइट। तो हमने शुरू किया था, हमारे पास क्लियर कट प्लान था कि कैसे हम विजिटर्स बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे हम कैसे कंटेंट लिखना चाहिए जो जिससे विजिटर्स बढ़े। हम्म। और हमने ऐसे लिखा, और लकीली ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा था हमारे कंटेंट पे, बिकॉज ऑफ विच स्टाइल क्रेज और मॉम जंक्शन अभी ऑलमोस्ट 40 मिलियन विजिटर्स पर मंथ लाते हैं हम्म। ऑन ए मंथली बेसिस। हम ये नीश स्पेसेस में हम सबसे बड़े हैं इंडिया में, और ऑल्सो यूएस, यूके, कनाडा, ये एरियाज में हम्म। हम तीसरा, चौथा, पांचवा प्लेयर हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस कंट्रीज, राइट। तो ओके। तो वो पढ़ रहा था 2012 में हमने ये शुरू किया था। अराउंड हम्म। 2014-15 तक वी आर ऑलरेडी 20 मिलियन 25 मिलियन तक मतलब पहुंच पहले चुके। एक एक ब्लॉगिंग साइट चल गई, उसके बाद आप जब आपको दिख गया है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका है, आपने फिर दूसरा शुरू किया। करेक्ट। ओके। सेम सेम फिलोसफी के साथ, सेम ठीक सेम है। स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। पर और एक निश था, और एक डोमेन था पेरेंटिंग, जो हमने सोचा कि करना हम्म। चाहिए, राइट। ठीक है। एंड फिर ऑडियंस बढ़ने के बाद फिर क्या किया? और फिर हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा ठीक है, एड रेवेन्यू बन रहा है, हम्म। ऑडियंस आ रहे हैं, नाउ दिस गुड रिस्पांस, अच्छा ठीक ठाक ढंग सा प्रॉफिटेबल कंपनी था, और हम हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी चलाते हैं, ओके। हम्म। एंड मेरा भी यही मानना है। वो बढ़िया है, आई मीन हम्म। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। सो हम्म। और फिर हमने अराउंड 2015-16 में सोचने लगे कि और क्या किया जा सकता है इनके साथ, राइट। इतना सारा ऑडियंस आ रहा था। तो हम्म। लकीली क्या हुआ, हमने ब्यूटी और पेरेंटिंग जैसा स्पेस चुना, एंड नॉट हम्म। सम पॉपुलर स्टफ लाइक व्हाट इज दिस हीरोइन वेयरिंग ऑन दिस डे एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। हम्म। और न्यूज, क्योंकि ये दो कैटेगरी ऐसे कैटेगरीज है जो जहां पर बहुत मुश्किल है कुछ करना ऑडियंस के साथ, राइट। हम्म। तो ये लकीली ऐसी कैटेगरीज थी जहां पर लोग आ रहे थे कुछ इधर उधर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि मेकअप हम्म। कैसे करना है या स्किन केयर कैसे करना है एंड स्टफ लाइक दैट। तो वी तो लॉजिकल था कि हम इन ऑडियंस को दिखाए कि जस्ट कंटेंट ही नहीं, अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ, जो प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम, या सर्विसेज है जो सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम्स, राइट। हम्म। तो दैट वाज अ लॉजिकल एक्सटेंशन फॉर अस। तो हम्म। तो देन हमने सोचा कि द बेस्ट थिंग टू डू इज कि हम लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाएं जो एक्ने हो या हेयर फॉल हो, उसके लिए हेल्पफुल हो, राइट। नाउ जब हमने वो सोचा तो हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि हम ऑनलाइन रिटेल बन जाए, राइट। सो सब प्रोडक्ट्स लेके आओ, लगाओ वहां पर, एंड लेट पीपल बाय व्हाटएवर दे वांट। पर uh, पर हमको ये कभी समझ में नहीं आया कि अगर वो कर देंगे, कर तो देंगे, बट
बट अल्टीमेटली अमेजोन से कैसे लड़ेंगे, राइट? स्ट्रेटेजिकली अमेजोन से लड़ना बहुत आसान बात नहीं है, राइट? ऑडियंस तो है हमारे पास, बट एक लेवल के बाद मुश्किल हो जाता है। मतलब स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस कुछ नहीं है हमारे पास। तो दूसरा रास्ता हमारे पास ये था कि हम ब्रांड बने, राइट? तो अपना D2C ब्रांड एक लॉन्च करे जो कॉस्मेटिक हो। बट प्रॉब्लम उसके साथ ये था कि हमारा नॉलेज लेवल उतना नहीं था कि हम फॉर्मुलेशन क्या होता है या किस बेसिस पे करना है और ब्रांड कैसे करना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वी थॉट द बेस्ट थिंग टू डू इज हम कोशिश करें कि अदर ब्रांड्स को हेल्प करें कि लॉन्च कर लें, राइट? सो हम दूसरे सो दैट हम सीखे कि वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग कैसे बनाते हैं, वो लोग कैसे, और उनका प्रोडक्ट जब बनाते हैं और लॉन्च करते हैं तो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन रेट्स क्या होता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो हमने बहुत सारा ब्रांड्स लॉन्च किया उस टाइम फ्रेम में, 2016-17 हेल्प किया। मतलब हमारे ब्रांड्स नहीं थे बट वी हेल्प्ड अदर्स टू लॉन्च ऑन आवर मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे रॉयल इंडल्जेंस एक था, मामा अर्थ एक था, बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास आते थे जो जिसको हमने हेल्प किया, राइट? नाउ एफिलिएट था, क्या था इसमें? एफिलिएट नहीं था। एफिलिएट नहीं था तो हर एक का एक डिफरेंट मॉडल होता था, बट मोस्टली क्या होता था, आप प्रोडक्ट्स लाते थे, हम उनको क्यूरेट करते थे, हम देखते थे कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं बुरे हैं व्हाटएवर, एंड जो भी अच्छे थे हम उनको उठा के हमारे ऑडियंस को दिखाते थे। और दो रास्ते होते थे, इधर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ही खरीद सकते हो या आपको अमेजोन भेज दिया जाता था खरीदने के लिए, ठीक है। सो दोनों भी रास्ते थे। और कुछ ब्रांड्स ऐसे करते थे, कुछ ब्रांड्स ऐसे करते थे, बट हमारा मेन इंटेंशन था सीखने की लोग क्या सोचते हैं इन ब्रांड्स के बारे में और ब्रांड्स क्या सोचते हैं जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? वो सीखना था हमको। और बहुत बढ़िया लर्निंग मिला हमें 2016, 17, 18 टाइम फ्रेम में, जब हम जब भी बेचते थे, जैसे एक फेस पैक बेच दिया, राइट? और 100 कस्टमर को कॉल करते थे और बोलते थे कि क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं, मतलब फेस पैक के साथ तुम्हें प्रॉमिस किया गया था ग्लो चाहिए या एक्ने चला जाएगा व्हाटएवर, क्या हुआ? तो जब हम वो कॉल्स करते थे, लगातार करते थे उस टाइम पे, और टिपिकली डेटा ये होता था कि 100 लोगों में से 20 लोग 30 लोग बोलते थे कि प्रोडक्ट बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया। ओके, 15 से 20 लोग बोलते थे कि बहुत बुरा प्रोडक्ट है, इससे रैश आ गए, इससे पिंपल आ गए, इससे खराब हो गया एंड ऑल दैट। और बाकी के 50 लोग बोलते थे देखो ये पैसे तो दे दिए पर कुछ हुआ नहीं, ना कुछ बुरा हुआ ना कुछ अच्छा हुआ। ओके, तो हमने देखा कि सक्सेस रेट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज ओनली 30%। ओके, सेटिस्फैक्शन रेट, राइट? और हमारा बैकग्राउंड टेक की बैकग्राउंड है, हम SaaS जैसे कंपनीज बना के देखते थे। सो वहां पर सेटिस्फैक्शन रेट्स अगर 90-95 नहीं होते हैं तो बहुत बुरा प्रोडक्ट है तुम्हारा, राइट? सो हम हमारा बेंचमार्क वहां था कि 90%, और यहाँ तो 30% निकलता था। और बाय द वे दिस इज अक्रॉस द ब्रांड्स, इट्स नॉट लाइक कुछ ब्रांड्स बुरे थे या कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छे, सब ब्रांड्स का ऐसे ही होता है, राइट? तो फिर हमने इन ब्रांड से पूछा कि भाई क्यों बस 30% लोग खुश है, व्हाई नॉट 50%, क्यों ज्यादा लोग खुश नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट से, राइट? तो उनके फॉर्मुलेटर होते थे, उनके डॉक्टर्स होते थे, आयुर्वेद साइड पे डॉक्टर्स होते थे, फॉर्मुलेटर्स होते थे। वो बोलते थे कि भाई तुम इसका स्किन ऑयली स्किन है और तुमने उसको एक क्रीम भेज दिया, और वो ये क्रीम प्रोडक्ट है, क्रीम तुम ऑयली स्किन पे लगाओगे तो ऑब्वियसली खराब होगा। ओके, या उसका पित्ता बॉडी टाइप है, मतलब हीट बॉडी टाइप है, और तुमने उसको लोदरा दिया तो वो और गर्मी का इंक्रीज कर देगा, राइट? सो उन कॉन्वर्सेशन से हमें ये समझ में आया कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक, वो एक बंच ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। ओके, वेदर आप सिंथेटिक ले लेते हो या नेचुरल ले लेते हो, जो भी है ए बंच ऑफ इंग्रेडिएंट्स। एंड वो इंग्रेडिएंट्स जब आप अपनी स्किन पे लगाते हो या हेयर पे लगाते हो, वहां पर एक रिएक्शन चलता है। ओके, और वो बहुत स्टेटिस्टिकल होता है, राइट? एंड क्या होता है, it has to suit you, right? So the ingredients have to suit you, otherwise वो काम नहीं करेगा, right? कभी कभी नेगेटिव काम कर जाएगा, कभी कभी मोस्टली काम नहीं करेगा, right? तो इस चीज के कारण एक्चुअली आप ब्यूटी इंडस्ट्री में देखते हो कि लोग बदलते रहते हैं प्रोडक्ट्स,
ओके, ये यूज कर लिया, उसके बाद वो यूज कर लिया, बिकॉज सब ढूंढ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए चलेगा, राइट नाउ। वो समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि अच्छा, ये सही करना क्या होता है, मतलब इसमें सही करना क्या होता है। सही करने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे कि आपका स्किन क्या है, आपका ये क्या है, वो क्या है, एंड उसके हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स वाला प्रोडक्ट देना चाहिए, राइट नाउ। सो ये कंक्लूजन तो आ गया हमारे पास, सो दैट सेटिस्फैक्शन रेट्स हाई हो, राइट नाउ। पर सवाल कौन पूछेगा और इंग्रेडिएंट्स कौन बोलेगा, हु इज क्वालिफाइड टू डू दिस, राइट। तो उससे दो कैटेगरी निकलते हैं, मतलब इधर अगर आप डर्मेटोलॉजी, एलोपैथी वो बिलीव करते हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट, एलोपैथी डॉक्टर वो आते हैं। अगर आप आयुर्वेदा वो सब बिलीव करते हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ये सही है गलत है, वो नहीं, तो साइंसेस है हमारे साथ, राइट। इनफैक्ट बहुत ज्यादा है, बट मैं दो की बात कर रहा हूँ। तो हमने सोचा ठीक है, ये सही करने के लिए हम एक ब्रांड स्किनक्राफ्ट लॉन्च करेंगे जो एलोपैथी और डर्मेटोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे खड़ा होगा, और एक ब्रांड लॉन्च करेंगे वेदिक्स जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे खड़ा होगा, राइट। इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट लाएंगे, इसके लिए फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट लाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, और इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लाएंगे, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटर्स लाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे टीम्स खड़ा करके तब हमने डिसाइड किया कि ऐसे करना है। सो दैट्स हाउ वी लॉन्च्ड कस्टमाइजेबल कॉस्मेटिक्स। सो इट लंबा सा जर्नी है, ओके, टू गेट टू द कंक्लूजन कि कस्टमाइजेबल जो कर रहे हैं वो सही, एक्चुअली सही रास्ता है कस्टमाइजेबल करने का, राइट, टू डू जस्टिस टू द कस्टमर। जो पेरेंट कंपनी है वो क्या कर रही है, वो अभी दोनों को, ब्रांड्स को देख रही है, ब्लॉगिंग नेटवर्क को देख रही है, या और कुछ भी प्लान कर रही है निकालने का फ्यूचर के अंदर? हाँ, तो ये सेपरेट हो गए, मतलब एक मीडिया कंपनी है, एक प्रोडक्ट्स कंपनी है, और मीडिया कंपनी अपना मीडिया चल रहा है, वो ठीक है। इट्स कंटिन्यूइंग टू डू मीडिया। तो अगर मार्केटिंग की बात करके चलूं, अभी आपने बोला मैं मार्केटिंग गाय भी हूँ, तो स्टार्टिंग के अंदर कैसे मार्केटिंग हो रही थी मीडिया वाले नेटवर्क के अंदर अगर बात करके चले, तो उस टाइम आप एसईओ खुद कर रहे थे या कोई हायर किया हुआ था? सब खुद करते हैं हम लोग, राइट। सो ओके। हम सॉर्ट ऑफ एंड टू एंड लोग हैं। इवन कॉस्मेटिक्स में भी हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर मार्केटिंग तक सब हम ही करते हैं, ओके। सो तो मीडिया में क्या, जैसे जैसे मैंने कहा था पहले कि हम बहुत डेटा ड्रिवन है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लोग व्हाट आर पीपल इंटरेस्टेड इन, ओके, चाहे सोशल मीडिया पे हो या चाहे सर्च पे हो, राइट। पहले डेटा माइन करते थे कि ये इस चीज के बारे में इतने लोग इतना इतना सर्च कर रहे हैं, ऑल दैट, वो डेटा, और वो बहुत लंबा डेटा, बहुत बड़ा डेटा है, डेटा सेट बहुत बड़ा है। उसके बाद आप वंस यू फिल्टर ऑल दैट, फिर हम चैनल करते हैं कि ऐसा कंटेंट सर्च के लिए बनाया जा रहा है, राइट, ये कंटेंट सोशल के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। राइट नाउ। जब सर्च के लिए बनाया जाएगा, जब सर्च के लिए बनेगा तो उस पे एसईओ करना पड़ेगा, राइट। और हमारा एसईओ स्किल एंड सोशल मार्केटिंग स्किल बहुत वेरी वेरी स्ट्रांग है, राइट। सो आई मीन ये पहले से ही स्ट्रांग थे हम मेरा को फाउंडर संग्राम, वो मार्केटिंग आदमी है, ऑनलाइन मार्केटिंग आदमी है, एंड वन ऑफ द टॉप मार्केटर्स जहां तक मैंने देखा है, ओके, हु अंडरस्टैंड्स ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केट, आई मीन एसईओ, सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। सो पहले से स्ट्रांग थे, बट ओवर इयर्स हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती गई, बिकॉज ऑब्वियसली लर्निंग्स इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है। तो एसईओ के बारे में अगर कुछ बताओ तो कैसे करते थे? एसईओ बहुत बदला है, मतलब मैं ऑलमोस्ट आपको 8-9 साल की बात बता रहा हूँ, राइट। सो जब शुरू किए थे तो एसईओ सिंपल होता था, ऐसे होता था कि आप पेज लिखो, उसके अंदर कीवर्ड ज्यादा लिखो, ओके, और उसका बैकलिंक बनाओ, सिंपल होता था। और ऐसे होता था, और लोग उसको बहुत अब्यूज करते थे, ओके, कीवर्ड भर देते थे पेज पे, ओके, और जाके आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ साइट्स व्हिच आर नॉट, उसका अथॉरिटी ज्यादा नहीं है, वहां पर जाके बैकलिंक बना लेते थे, राइट, और ट्रैफिक आ जाता था उनको, राइट नाउ। जब वो ज्यादा होने लगा तो गूगल गूगल को पता है क्या हो रहा है, ओके, तो गूगल का क्वालिटी अपडेट्स होते थे और वो ऐसे सब साइट्स को निकाल देता था, राइट। हमारा फिलॉसफी अलग था, हम वाइल हम सोचते थे कीवर्ड के बारे में, हम सोचते थे बैकलिंक के बारे में एंड ऑल ऑफ दैट, बट हमारा सोच मोर टुवर्ड्स
अगर आप लैंड करते हो हमारे पेज पे तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे पेज पे स्पेंड करना है, दैट वाज आवर टारगेट, राइट। क्योंकि अगर एक बार आप हमारे पेज पे लैंड किए और जल्दी से बाउंस हो गए, उससे गूगल को पता ये चलता है कि ये पेज खराब है, राइट। सो हमारा कंप्लीट फोकस इस पे था कि अगर कोई आदमी हमारे पेज पे आता, कोई सम वुमन कम्स टू आवर पेज, शी हैज टू गेट हर आंसर्स एंड शी हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, ऑन द पेज। दैट मीन्स हम उसको रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और वो हम ही नहीं, मतलब गूगल भी समझता है, राइट। सो दैट वाज आवर सेंट्रल थीम, सेंट्रल मेट्रिक। तो आपको अभी कुछ पिछले 3 साल के अंदर एकदम एक झटके में इंक्रीमेंट दिखा है ट्रैफिक के अंदर, क्योंकि गूगल अभी के टाइम पे क्वालिटी कंटेंट को ज्यादा वेटेज दे रहा है? हाँ, सो दोनों चीज हुए हैं, ओके। ऐसे नहीं कि हम सब कंटेंट हमारा अच्छा है और व्हाटएवर क्वालिटी लेवल है। तो क्या हुआ, हम बहुत बड़े 2012 2015 तक 16 एंड देन सडनली हमको एक झटका लगा, ओके। ट्रैफिक गिरा, मतलब ज्यादा नहीं गिरा, 10% 15% कुछ गिरा था। और जब वो गिरा तो हम सोचने लगे क्या हुआ। तो हर एक अपडेट अलग अलग होता है गूगल का एंड ऑल दैट, बट वन ऑफ द थिंग्स वाज कि जब आप हेल्थ इश्यूज के बारे में लिखते हो या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हम हेल्थ के बारे में ज्यादा नहीं लिखते हैं बट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, राइट, तो आपको डॉक्टर का रिव्यू होना जरूरी है वो आर्टिकल पे। ये पहले नहीं होता था, पहले हम एक्सपर्ट से भी लिखवा देते थे, राइट। और पर ऐसा नहीं था कि ये रिव्यूड बाय सम डॉक्टर और रिव्यूड बाय सम प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो वो ऐसी चीजों के कारण हमारा ट्रैफिक गिरा था। फिर पिछले 2 साल से हम बस यही कर रहे हैं कि वो आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं कि प्लीज रिव्यू कीजिए, एंड वो जब कमेंट्स देते हैं तो हम बदलते हैं एंड रिव्यूड बाय वो करते हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वो कभी रुकता नहीं है। मतलब एक आर्टिकल लिख के आप भूल नहीं सकते उसको, बार बार उसका क्वालिटी इंप्रूव करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे जो आपका मीडिया नेटवर्क है, उससे आपके जो D2C ब्रांड्स है उस पे कितने % सेल आती है कन्वर्जन से अगर देखा जाए? क्योंकि आपको नंबर्स याद हो गया आपको तो शायद। हाँ, ऑफ कोर्स, इसलिए बहुत कम, ओके। क्योंकि क्या होता है, जब हमने शुरू किया था, राइट, 2 साल पहले, जब स्किनक्राफ्ट और वेदिक्स लॉन्च किए थे, तब हमारा ऑडियंस वाज वेरी यूजफुल, क्योंकि जो 30-40 मिलियन ऑडियंस है, इंडिया से अबाउट 20 मिलियन है, 15-20 मिलियन, वो इट वाज वेरी हेल्पफुल इन लॉन्चिंग द ब्रांड। तो मीडिया से क्या होता है, सबको पता चल जाता है कि हमारा ये ब्रांड है, ओके। पर खरीदते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वो पहली बार देखते हैं प्रोडक्ट कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ वैल्यू प्रपोजिशन है, राइट। पर वो खरीदने के इंटेंशन में नहीं होते जब हमारे मीडिया पे आते हैं, राइट। तो उनको बस अवेयरनेस बढ़ता है, राइट। जब वो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम तो खरीद लेते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि सेल नहीं होता है, बट स्केल पे नहीं होता है, राइट। नाउ सो अगर आप ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो तो हमारा मीडिया बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत लोगों को पता चलता है, बहुत बार पता चलता है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। उसके बाद स्लोली सेल्स बढ़ता है, राइट। पर एक लेवल के सेल्स के बाद वो ऑडियंस तो अल्टीमेटली गूगल के पास है, फेसबुक के पास है और अमेजोन के पास है, राइट। हमारा स्केल इतना बढ़ गया स्किनक्राफ्ट और वेदिक्स में कि मीडिया बहुत छोटा लिखने लगा, मतलब बाकी सब तो दूसरे ऑडियंस सेट से आ रहे थे। तो दैट्स व्हाई मीडिया इज अ वेरी गुड लॉन्च प्लेटफॉर्म। एक स्टेज के बाद जब आप 10,000 सेल या 20,000 सेल पर यूनिट पर मंथ कर रहे हो, तो आप मीडिया बहुत छोटा हो जाता है उसमें। ठीक है, तो मैं एक आपसे ऑनेस्ट एडवाइस जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने मीडिया एम्पायर क्रिएट किया है। तो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं जिनकी शायद खुद की ब्लॉगिंग साइट हो या हो सकता है उनका खुद का यूट्यूब चैनल हो, तो उनके पास एक टारगेटेड ऑडियंस इकट्ठी हो चुकी है। तो मेरा पर्सनली मानना है, अगर आपके पास एक अच्छी ऑडियंस इकट्ठी हो जाए तो आपको उनके अराउंड प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और वो जो आपकी स्टार्टिंग की ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करने में बहुत हेल्प करती है। तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ था अगर स्टार्टिंग में जो आपने शुरू किया? आप एग्जैक्टली हमने यही किया था। बस हमारा कोई एम्पायर नहीं है, बहुत नेटवर्क तो है ना बड़ा। अपनी कैटेगरी में देखा जाए तो आप लीडर ही हो ना। हाँ, तो वो कह सकते हैं। पर एनीवे, कमिंग टू योर क्वेश्चन, हमने एग्जैक्टली वही किया जैसे आप कह रहे हैं। हमने देखा कि ऑडियंस किस चीज के लिए आ रही है हमारे मीडिया पे और उनका जरूरत क्या है। मतलब
वो आ रही है हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने और हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल और हाउ टू डू दिस मेकअप और दैट. सो हमको ऑडियंस का वी न्यू द इंटेंट ऑफ द ऑडियंस. तो हमने सोचा व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट द ऑडियंस वांट्स. ओके. और उसका अगला स्टेप ही क्या हो सकता है जो ऑडियंस को चाहिए और जिससे हेल्प हो उस ऑडियंस को, राइट. और हमने वहां से देखा कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स बनाया जा सकता है, राइट. उनको सर्विसेज भी दिए जा सकते हैं. जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको लेट्स से वेट लॉस चाहिए, वेट लॉस के आर्टिकल पढ़ रही हैं समथिंग लाइक दैट. प्लीज गो टू दीज 3 वेट लॉस सेंटर्स एंड आप वहां पर कर सकते हैं, सर्विसेज भी कर सकते हैं. पर हमारे लिए प्रोडक्ट्स मोर इजी टू थिंक अबाउट था. और सो हमने सोचा कि जस्ट लाइक व्हाट वी डिड, आप भी आपको भी ये करना चाहिए कि आपका ऑडियंस क्या चाहती है, क्यों आती है, व्हाई आर दे कमिंग टू यू, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी नेक्स्ट उनको क्या चाहिए जो आप दे सकते हो, राइट. और वो दे देंगे तो पहला चीज क्या होगा, आप पहली 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 चीज तो आप अपने ऑडियंस को और हेल्प कर रही हो, which is what you're supposed to be doing, right. And then वो audience is also happy that you're doing that, right. And they will give you a lot more feedback कि भाई ये नहीं जम रहा है, ये प्राइसिंग अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, whatever. वो सीधा सा बोल देगी और आपको हेल्प करेगी आपके प्रोडक्ट को बनाने में, रिफाइन करने में और बढ़ाने में, राइट. सो that's the best thing for you to do. Of course ये एडवाइस है, चीप होता है एडवाइस. एडवाइस देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता है. नहीं नहीं, ये अच्छी एडवाइस है, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी एडवाइस है. मैं भी पर्सनली मुझे को थोड़ा सा ब्लेस्ड फील होता है इस चीज पर में कि अच्छी ऑडियंस इकट्ठी हो गई है. तो अब मैं अगर कोई प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मुझे पूरा रिस्पॉन्स देती है. मेरा एक एडटेक आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया भी था. तो उस एडटेक के अंदर क्या होता है कि लोग पीछे है कि सर अभी तक लॉन्च नहीं किया, सर अभी तक ये नहीं हुआ. तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में कुछ 10-12 हजार लोग इकट्ठे किए थे जिन्होंने उस ऐप को टेस्ट किया था. मतलब मेरे लिए 10-12 हजार स्टार्टिंग में आराम से हो गए थे. देखा जाए बहुत बड़ा नंबर है, पर मेरे लिए नंबर आराम से हो गया था. तो मैंने सीधा अनाउंसमेंट करी, सीधा ऑडियंस आ गई. तो उनसे मेरे को बहुत ज्यादा रिव्यूज मिले और धीरे धीरे करके हमने ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 1 साल उन्हीं ऑडियंस से अपना प्रोडक्ट इंप्रूव किया है. और अब उसको प्रॉपर तरीके से हम लॉन्च करने वाले हैं. तो अभी तक बीटा, मैं कह रहा हूँ बीटा टेस्ट हो रहा था और अब उसको हम मेन लॉन्च करने वाले हैं. और अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि सर क्या चल रहा है, या कुछ भी कई लोगों ने ढूंढ लिया है कि कहाँ पड़ी है वो ऐप. बेसिकली आप रखोगे तो प्ले स्टोर पे ही रखोगे, तो लोग निकाल तो लेते ही है कहीं ना कहीं से. तो लोग उसको टेस्ट करके देखते हैं, फिर मेरे को हमारी टीम को कॉल करते हैं, मेल करते हैं. मुझे पर्सनली मेरा ईमेल आईडी निकाल के मुझे मेल करते हैं बड़ा सा कि सर इस पेज नंबर 1 पे ये वाली चीज जो ये हो रखी है ये ऐसे हो सकती है. और वो पढ़ के इतनी अच्छी खुशी फील होती है ना कि मतलब वो एज अ पार्ट ऑफ मेरे प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं, इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हर मतलब जिसका भी मीडिया नेटवर्क में है ना, मैं हर बंदे को एडवाइस करना चाहूंगा कि आप ये चीजों का ट्राई किया करो और अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है. तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? एग्जैक्टली यही होता है जब आपका ऑडियंस ऐसा होता है, राइट. तो पहले चीज तो वो खुद हमारे टेस्टर बन जाते हैं. ओके. और पहले तो वो देख लेंगे कि यहाँ ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वहां क्या है, एंड आपको बोल देंगे कि ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा है, राइट. वो विच इज एक्सेलेंट. नाउ व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू इट, राइट, कि हम चेंज करते हैं, या वो कम्युनिकेशन चैनल जो बनता है वो बहुत बढ़िया चैनल, बिकॉज वेरी फुलफिलिंग, राइट. और उससे जब वो करते हो आप, तो आपका ऑडियंस ऑल्सो फील्स दैट दे आर अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन प्रोसेस, राइट. सो सी पहले क्या होता था, लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते थे और बेचते थे, राइट. अब क्या हो रहा है, जो खरीदने वाले हैं वो भी प्रोडक्ट बनाने में शामिल है, राइट. सो एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, राइट. और ये आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस एंड दैट्स द वे इट शुड हैपन. क्योंकि तब आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि आप अकेले को पता नहीं लगता है. जब लोग बोलते हैं कि ऐसे करना है, तब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनता है. और दूसरा चीज क्या होता है, वंस यू डू दिस, दे विल बिकम योर एवेंजलिस्ट, राइट. वो बात करते हैं आपके प्रोडक्ट बारे में, क्योंकि वो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ दैट, right. So that is very that's the way it should be done.
तो फ्यूचर में आपका भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है जो ऑडियंस से आपके पास आया हो इनपुट कि ये वाला प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दो? नॉन स्टॉप। सो अगर आप स्किनक्राफ्ट और वेदिक्स को देखते हो हाँ। तो इट इज बिल्ट ऑन दिस प्रिंसिपल। तो क्या होता है, हम्म। लेट्स से आप पहले आते हैं और एक क्वेश्चनेयर भरते हैं, और मैं बोलता हूँ कि, और हमारा एल्गोरिदम बोलता है कि तुम आपके लिए ये क्लेंजर है, ये मॉइस्चराइजर है, ये व्हाटएवर। हम्म। और फिर क्या होता है, हम दे देते हैं प्रोडक्ट आपको। आप यूज करने के 7 to 10 दिन के बीच में एक फॉलो अप देते हैं हमको, राइट। हम्म। इट्स लाइक अगर अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, हम्म। जहां पर आप फीडबैक देते हैं कि हाँ एक क्लेंजर बहुत हार्श है, ओके, ये हम्म। क्लेंजर सूट नहीं किया मुझे क्योंकि बहुत हार्श है, बहुत ड्राई कर रहा है, या ये क्लेंजर हम्म। ठीक से क्लीन नहीं कर रहा है, राइट। हम्म। ऐसा फीडबैक मिलता है। जब फीडबैक मिलता है तो हम्म। हम उसको इमीडिएटली दूसरा प्रोडक्ट दे देते हैं, राइट, हम्म। विच विल सूट दैट पर्सन इवन मोर। तो हम्म। एक तो वो है। दूसरा है कि ये जो फीडबैक डेटा वापस आता है, तो हमारा एल्गोरिदम लर्न्स कि हम्म। पहले मैंने ऐसे इसको इसमें क्लासिफाई किया था, पर गलत क्लासिफिकेशन है, इसको ऐसे क्लासिफाई करना चाहिए। सो इट्स अ लर्निंग एल्गोरिदम, राइट। ओके, तो तो एआई है उसके अंदर, मशीन लर्निंग टाइप से? हाँ हाँ हाँ, मशीन लर्निंग है, ओके। राइट। ओके। तो इससे क्या होता है, बेसिकली ऑडियंस का इनपुट आप लेके आप आपका प्रोडक्ट बड़ी आई मीन बेटर कर रहे हो, हम्म। राइट। इट्स एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू आर सेइंग कि आपको ऑडियंस का फीडबैक मिल रहा है और आप बना रहे हैं, राइट। दैट्स काइंड ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, बट इट है वेरी हम्म। हमारा हर दिन हमारे पास ऑलमोस्ट 20,000 फॉलोअप्स आते हैं, 20,000 पर डे, राइट। हम्म। 20,000 लोग बोलते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हम्म। और दैट्स द काइंड ऑफ लर्निंग दैट हैपेंस। हम्म। तो अभी एक मार्केट में एक हवा क्रिएट हो रखी है कि कोई अगर फाउंडर है तो उसको मल्टीपल वेंचर इकट्ठे शुरू नहीं करने चाहिए। हम्म। तो बहुत दिक्कत आती है उसके अंदर। तो अगर मैं आपका एक्सपीरियंस इस पे जानना चाहूँ, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए एक मीडिया अलग ही बिजनेस है हाँ। और D2C अलग ही बिजनेस है, ये लॉजिकली ये दोनों अलग बिजनेस है। हम्म। फिर आपने D2C के अंदर भी दो वर्टिकल बांट दिए, हम्म। तो आप कैसे झेलते हो उन सारी चीजों को, और क्या कोई कर सकता है ये चीजें? बहुत मुश्किल है झेलना, बट हम्म। बट सी ऐसा इंटेंशन नहीं था, ऐसा मतलब हम्म। ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे 4 चीजें क्रिएट करनी है, हम्म। ओके। इंटेंशन तो था बस एक चीज करनी है, ओके। हम्म। नाउ पर क्या हुआ, जब आप सीखते हो, सी मैं ये ऑलमोस्ट 8 साल से बिल्ड कर रहा हूँ, 8-9 साल से। मेरे पास हम्म। बहुत टाइम है, ओके। हम्म। मुझे कोई बेच के जल्दी से कुछ करना नहीं है, ओके। मुझे हम्म। जिंदगी भर यही करते रहना है, क्योंकि हम्म। इसी में मजा है मेरा, हम्म। राइट। तो अगर मैं सोचता हूँ, मैं 10 साल के हॉरिजन पे सोचता हूँ, 20 साल के हम्म। हॉरिजन पे सोचता हूँ क्या। अ, तो जब आप ऐसे सोचते हो तो आपके पास ये थॉट आता है कि अगर इतना टाइम फ्रेम है तो करना क्या चाहिए आपको, राइट। हम्म। और मेरा आंसर होता है उसका, जो सबसे इंटरेस्टिंग हो वो करना चाहिए, हम्म। ओके। जब जब वो थॉट प्रोसेस फॉलो होते हो, आई दैट्स हम्म। थॉट प्रोसेस फॉर मी, नॉट नेसेसरली हम्म। फॉर यू, राइट। हम्म। बट तो पहले हमने सोचा कि अच्छा ये करने से मजा आएगा, ऐसे डेटा से अगर तुम मीडिया बिल्ड करोगे तो मजा आएगा, देखते हैं क्या होगा। तो हमने बिल्ड हम्म। किया, स्टाइल क्रेज बना, हम्म। ओके। और वो सडनली ट्रैफिक बहुत बड़ा उसका। हमने सोचा अच्छा हम्म। ये एक बार तो हुआ, हम दूसरी बार भी कर सकते हैं, तो बॉम्ब जंक्शन हो गया। हम्म। एक्चुअली हम वो 10 बार कर सकते हैं, हम्म। ओके। सो 2 बार किया, वो हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। फिर हमने हम्म। सोचा उसका इसका नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम्म। ओके। और ये जो भी मैंने बताया स्किन क्राफ्ट, हम्म। ये कर सकते, ये बहुत इंटरेस्टिंग। हम नॉर्मल कॉस्मेटिक ब्रांड भी लॉन्च कर सकते थे, हम्म। नॉर्मल प्लेन वेनिला, नेचुरल, और ऐसा कुछ ब्रांड भी लॉन्च कर सकते थे, पर वो इंटरेस्टिंग नहीं था हमारे लिए। हमारे लिए हम्म। इंटरेस्टिंग था ये कॉस्मेटिक, कस्टमाइज कॉस्मेटिक्स, जिसमें वैल्यू ज्यादा है कस्टमर के लिए, राइट, और हम्म। चैलेंजिंग भी है करने के लिए। तो हमने सोचा ठीक है ये करते हैं, पर हमें ये करना पड़ा कि लोग मतलब हम जब डिस्कस करते हैं तो होता है कि व्हाई शुड वी डू एलोपैथिक ओनली, व्हाई नॉट आयुर्वेदिक, ओके। हम्म। व्हाई शुड वी डू आयुर्वेदिक नॉट एलोपैथिक, बहुत सारे। सो वी आर वी आर नाउ रिसोर्स, बहुत मुश्किल है करना, मतलब थोड़ा हैजल हम्म। बढ़ जाता है, बट हम्म। दोनों वैल्यूबल है करने के लिए, मतलब। हम्म। एंड मेरा क्यूरियोसिटी इज द वन विच ड्राइव्स ऑल ऑफ हम्म। दिस, राइट। हम्म। कि सो ऐसा इंटेंशन कोई नहीं था कि मुझे 4-5-6 करना है। एक्चुअली मैं खुश हूँ एक करने में, ओके। हम्म। बट वो जो मोमेंटम बनता है वो ऐसे हो जाता है।
ठीक है, तो मतलब आपका कहना है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है, पहले उसको तैयार करो जब आपको लगता है वो पूरा सेटिस्फाइड हो चुका है और ऑलमोस्ट ऑटोमेट टाइप्स हो गया है कि आपको ज्यादा उसमें घुसना नहीं पड़ रहा और आपको कॉन्सेप्ट प्रूव हो चुका है, तब आप दूसरे में ट्राई कर सकते हो। ये मत करो कि स्टार्टिंग में 2-3 पकड़ लो, और अगर आप ऐसा करते हो तो जिंदगी खराब हो सकती है। मतलब बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको हर जगह के ऊपर। एग्जैक्टली आप आपको फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, राइट? सो हम्म। टू सक्सीड इन हम्म। थिंग्स लाइक दिस, फोकस हम्म। बहुत ज्यादा होना चाहिए, हम्म। राइट? अब ऑब्वियसली मैं तो बहुत ऑब्सेसिव टाइप का माइंड हूँ, ओके? सो हम्म। माय माइंड इज वेरी ऑब्सेसिव एंड मैं एक ही हम्म। चीज के बारे में सोचते रहता हूँ हमेशा। हम्म। तो मेरे लिए दो चीजों के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है, राइट? हम्म। सो एक पॉइंट पे मैं एक ही करता हूँ, राइट? जब तक पहले स्टाइल क्रेज कर रहा था, स्टाइल क्रेज ही किया था, राइट? और वो हम्म। बढ़ने लगा, वो बहुत प्रोसेस सेट हो गया था, और उसमें कोई और हम्म। मेरा कंट्रीब्यूशन एक लिमिट हो गया था, ओके? हम्म। और लोग थे जो किए जा रहे थे, राइट? हम्म। उसके बाद हमने सोचा कि मॉब जंक्शन शुरू करते हैं, वो भी बहुत जल्दी सेट हो गया क्योंकि पहले स्टाइल क्रेज का टेम्पलेट था, तो वो भी हम्म। बहुत जल्दी सेट हो गया। नाउ स्किन क्राफ्ट हम्म। वेदिक्स हम सेटअप कर रहे हैं, अभी भी मेरा दिमाग पूरा उसमें लगा हुआ है, राइट? हम्म। मेरा दिमाग तो स्टाइल स्किन क्राफ्ट पे ही लगता है, बट हम्म। दूसरे लोग हैं जो वेदिक्स करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो तो ऐसा है, आई मीन आपको कभी दो तीन चीजें एक साथ नहीं करना चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज ठीक नहीं कर रहे हो। सही बात है। तो अगर मैं टाइम बांटने की बात करूं, किस तरीके से टाइम बांटते हो आप सारी चीजों के अंदर, इंक्लूडिंग घर की बात भी कर रहा हूं मैं। फैमिली को टाइम देते हो? अगर देते हो तो कितना देते हो? और बाकी जितने पीरियड्स है, जैसे आपने बताया एक टाइम पे आप एक को टाइम ज्यादा देते हो, हम्म। तो किस तरीके से अपना 24 घंटों को बांटते हो? मैं थोड़ा ये इन सब आंसर्स में मैं थोड़ा प्रोबेबली अलग रहूंगा फ्रॉम अदर्स, ओके? मैं कोई इशू नहीं है। मैं अपना चीज बताता हूँ, मैं एक्चुअली टाइम के बारे में सोचता नहीं हूँ, हम्म। ओके? मैं वही करता हूँ जो मुझे मजा आता है करने में, ओके? ठीक है। मैं ऐसे नहीं सोचता कि मुझे टाइम मैनेज करना है, मुझे हम्म। इतना टाइम इस पे मैं मीटिंग सेटअप कर दूंगा, इतना ये करना है, इतना ये करना है, उतना वो करना है, और मैं जब कैलेंडर भर के खत्म कर देता हूँ तो दैट इज द राइट वे टू डू। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई हम्म। बिलीव दैट यू शुड डू द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू यू, ओके? एंड हम्म। उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कुड बी वेरी हैफेज़र्ड, मतलब ये हम्म। टाइम पे मुझे मूवी देखना है, ये टाइम पे मुझे वो करना है, ऐसे भी हो हम्म। सकता है, बट थोड़ा फोकस्ड कि हम्म। एक एक चीज में, राइट? तो हम्म। मैं मोस्ट लाइकली आई बी डूइंग द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग और इंटरेस्टिंग थिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हम्म। एंड और जैसे मैं बोला था मेरा थोड़ा ऑब्सेसिव माइंड है, तो मैं हम्म। ऐसे भी कि नहीं कि मैं 3-4 मीटिंग सेटअप करके 3-4 ये डील कर पाऊंगा, सो वो भी हम्म। कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास। मैं तो एक हम्म। ही चीज के बारे में सोचता हूँ, सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, राइट, हम्म। rather than solving the problem of time, राइट? हम्म। तो टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा लगेगा, बट मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? हम्म। दैट इज द वे आई लुक एट इट। हम्म। एंड उसके डाउन साइड्स है, उसके पॉजिटिव्स है। पॉजिटिव्स है कि मैं आई कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे, राइट? हम्म। उसका डाउन साइड है कि मैं बहुत सारे अदर एरियाज नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ओके? हम्म। जब वो होते हैं तो दैट इज व्हेन आई मेक श्योर दैट देयर आर अदर पीपल हु हम्म। कैन हैंडल दोस थिंग्स, राइट? हम्म। एंड so that's the way I think about it, but मेरा घर का, सी आई एम 44 नाउ, राइट? एंड मैं स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट 15 साल से कर रहा हूँ नाउ, राइट? हम्म। तो फॉर मी एक आदत, देर इज अ फ्लो, देर इज अ रिदम, राइट? हम्म। तो आई स्पेंड सैटरडे संडेज में काम नहीं करता हूँ, राइट? ठीक है। अभी काम नहीं करता हूँ पर सोचते रहता हूँ, दैट इज अ प्रॉब्लम, हम्म। बट right, but as much as possible I won't work on Saturdays Sundays, or हम्म। I have a 10-year-old daughter, so मेरे लिए टाइम उसी के साथ हो जाता है pretty much। और हर हम्म। दिन मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, वो आदत पड़ गई छोटे से में से, सो हम्म। सुबह उठ के मैं आई स्पेंड टाइम विद माय डॉटर, आई टीच her maths, she is good in maths, I am generally good in maths, so हम्म। ये सब करते रहते हैं, but this is pretty much uh, my home ठीक है। life। तो बेसिकली आप एक एक दिन अलॉट करते हो वेदिक्स को, या फिर अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम 15 दिन चल रही है और वो वेदिक्स के अंदर आ रखी है एग्जाम्पल के लिए, तो आप 15 दिन उस पर लगाओगे, बाकी स्किन क्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं देखोगे? जब वो सॉल्व होगी
तो फिर स्किन क्राफ्ट पकड़ोगे, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करोगे, ऐसा? मैं एक्चुअली वेदिक्स देखता ही नहीं हूँ. ओके, ओके. देयर इज अनदर गाय जतिन हु एक्चुअली हैंडल्स वेदिक्स. बहुत कैपेबल आदमी है. ओके, लकीली आई हैव हिम. सो वो मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है मेरे से इजीली. सो आई हैप्पीली delegate the whole thing to him and he happily heads the whole thing. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली, जो मुझे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसमें मुझे खींच लेता है वो, बट बहुत कम है ऐसे. मेरा फोकस तो स्किन क्राफ्ट पे ही जाता है. ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए दोनों ब्रांड्स का सेम ही रहती है प्रॉब्लम. एग्जैक्टली, बहुत सिमिलर होती है, राइट. स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है. तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, वहां रिप्लिकेट हो जाता है, वो वहां सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ रिप्लिकेट हो जाता है. ठीक है, अगर बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करके चले, पिछले 1 साल के अंदर जो आपने सॉल्व करी हो, करके सेटिस्फेक्शन मिली, यार मजा आ गया, ये करना है. सी एंटरप्रेन्योर बनने का एक ये फायदा है कि आपको सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती रहती है. बहुत मतलब बहुत बहुत सारा टाइम थोड़ा डिप्रेशन में चलता है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रही, राइट. बट जब सॉल्व हो जाती है तो बहुत खुशी मिलती है, राइट. सो लकीली एंटरप्रेन्योर लाइफ थोड़ा ऐसे ही है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा है, बट अप्स बॉप्स भी बहुत अच्छे होते हैं, राइट. तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कोविड लॉकडाउन के बाद. पहला वाला जो लॉकडाउन था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो. जब लॉकडाउन हो रहा था तो हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वो कब तक चलेगा और ऑल ऑफ दैट, राइट. तो एंड इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल्स, राइट. तो बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, 400-500 लोग हैं, एंड वी हैव टू पे सैलरीज, एंड कैश फ्लोज बंद हो गई है, and all of those real life problems, right. तो थोड़ा scary हो गया था situation, but luckily we had enough enough stuff to take care of people and things. and उसके बाद जब ओपन हुआ तो ओपन जल्दी हो गया था, स्पेशली हमारे डोमेन में. ओपन थोड़ा फास्ट ही हो गया था, और बिजनेस बहुत बढ़ गया, राइट. ऑलमोस्ट 2 to 3 times ग्रोथ हुआ था उसके बाद, राइट. नाउ तो पिछले का लॉस हुआ था वो सब रिकवर हो गया था. हाँ, रिकवर हो गया, और ग्रोथ भी बहुत हुई. नाउ ग्रोथ ज्यादा होना भी उतनी इजी बात नहीं है, राइट. क्योंकि जब हो जाता है ऐसे तो क्या होता है, सिस्टम में तो ज्यादा तैयार नहीं होते. एग्जैक्टली, सिस्टम नहीं होते हैं, लोग नहीं होते हैं, मटेरियल नहीं होता है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट नहीं है, राइट. वो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. सी, ये टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम भी नहीं है, जैसे सर्वर बढ़ा दो, राइट. वो एक बटन से हो जाता है. बट अगर आपको एक रियल प्रोडक्ट बनानी है तो वो मटेरियल आना है, मैन्युफैक्चरिंग सेट होना है, वो बड़ा सा साइकिल है, 2 महीने 3 महीने का साइकिल है, राइट. तो जब स्केल ऐसे बढ़ जाता है तो दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. बहुत सप्लाई के प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो हम उसके अंदर घुसे, सब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग घुसे जो जनरली सप्लाई करते ही नहीं है, राइट. तो घुस के फिगर आउट एंड सॉल्व किया प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट दैट इज वन प्रॉब्लम. सॉल्व करने के बाद बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत मुश्किल प्रॉब्लम था वो. वो तो देखो, बेसिकली उस टाइम पे किसी का भी कंटिजेंसी प्लान नहीं था, किसी सोचा ही नहीं था, कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम थी नहीं है. मेरे को अभी भी याद है, जब लॉकडाउन हो रहा था तो मैंने अपने स्टाफ को कहा, मैं हफ्ते की छुट्टी है, घर में जाके ऐश करो, हम कोई काम नहीं करेंगे हफ्ता. मैंने किसी को ये भी नहीं कहा कि सिस्टम लेके जाओ. मैं क्या, क्लाइंट्स को भी कह दो कि यहाँ लॉकडाउन हो गया है, अभी हम काम नहीं कर रहे, तो जिन का जो चल रहा है अगर घर से ऑपरेट कर सकते हो तो कर लो. हमने मेजर जो हमारा काम था उसको हॉल्ट पे डाल दिया था. और मेरे को उम्मीद थी कि हफ्ते तक का लॉकडाउन होगा, इनका भी रिफ्रेश हो जाएगा, मेरा भी रिफ्रेश हो जाएगा, बहुत टाइम से हमने बहुत ज्यादा लोड ले रखा है, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा. पर वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है. फिर मेरे को अभी भी याद है, फिर हमने जुगाड़ करा के सिस्टम से पहुंचाए, फिर जाके कुछ काम हो पाया. कि मैं तो हवा में सोचा था, मैं कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा. मेरे ज्यादातर स्टाफ के पास सारे के सारे वो है, ऑफिस फ्रीक टाइप से, ऑफिस में ही काम करना है. तो किसी के घर पे सेटअप ही नहीं था, मेरे घर पे सेटअप नहीं था, तो बहुत इश्यूज आए थे, सबको आए थे. मतलब अगर आपको भी आए थे तो कमेंट में बता देना जिन को आए थे, और क्या आए थे अपनी स्टोरी बता देना.
हाँ ठीक है। तो अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करके चलूं, तो फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे थे? स्टार्टिंग में आपने एग्जिट लिया, फंड्स आए, फंड्स को यूटिलाइज करके मीडिया कंपनी बनाई, मीडिया कंपनी के लिए ज्यादा शायद फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आपने खुद से ही जनरेट करना शुरू किया। नहीं नहीं, मीडिया कंपनी में मैं जनरली, मेरा एक प्रिंसिपल है कि आपको अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। ओके। क्यों? इसका उसका एक रीजन है, मतलब लगा सकते हो, कोई फाइट नहीं है, बट रीजन ये है कि अगर आप किसी और को कन्विंस नहीं कर पाते हो अपने आइडिया के बारे में, राइट, इसका मतलब यह है कि आप वो कुछ लैकिंग है। ओके, मतलब आप में कमिटमेंट नहीं है, पैशन नहीं है, या आइडिया में वजन नहीं है, व्हाटएवर, राइट। तो सो जनरली मेरा प्रिंसिपल है कि यू हैव टू कन्विंस समबडी। ओके, छोटा ही हो, छोटा भी, मतलब कुछ तो किसी को तो कन्विंस करोगे तुम्हारे आइडिया पे, राइट, अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, राइट। एंड तो एक्चुअली मीडिया हमने जब शुरू किया था, हमने सीड राउंड लिया था अबाउट 50 lakhs फ्रॉम वेंचरीज टेनेट फंड था। एंड इनफैक्ट द गाय हु इन्वेस्टेड फ्रॉम वेंचरीज वाज माय प्रीवियस इन्वेस्टर। मेरे प्रीवियस कंपनी में ही वाज एन इन्वेस्टर। सो उनको अच्छा एग्जिट मिला था तो वो भी इंटरेस्टेड थे फिर से आप इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, तो वो 50 लाख लगाए थे। अब फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू मनी की जरूरत नहीं थी, 50 लाख की जरूरत नहीं थी, बट आई वांटेड समबडी टू इन्वेस्ट मनी सो दैट कोई और बिलीव करे हम तीनों को छोड़ के, राइट, कि हम कुछ कर सकते हैं एंड ये करना चाहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। नाउ ऑफ कोर्स सो वो इन्वेस्टर को एग्जिट मिला अबाउट 3 साल पहले, 2018 में, आई थिंक 18 या 17 में उनके स्टेक को किसी ने 28 करोड़ में खरीद लिया, राइट। सो इट वाज अ वेरी गुड एग्जिट फॉर हिम, राइट। तो हमने पूरा कंपनी प्रीटी मच 50 लाख पे खड़ा किया है। ओके, एंड अभी हम लोग करते हैं ऑलमोस्ट 250 करोड़ रेवेन्यू। और लास्ट ईयर और एक राउंड लिया था हमने, पहली बार थोड़ा सा ज्यादा लिया था, विच इज 23 करोड़ आरपीएसजी इन्वेस्टर से। और बट मेनली हमारा इंटेंशन ये है कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि हम प्रॉफिटेबल रखते हैं। ओके, अगर आप प्रॉफिटेबल रखोगे तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप जिस डायरेक्शन में उसको ड्राइव करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हैं, राइट। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपके पास फाइनेंशियल कंपल्शन आ जाता है कि सैलरी पे करनी है, मतलब आई हैव टू रेज फंड्स, आई हैव टू रेज फंड्स, आई हैव टू पुट अ पिक्चर, ओके, और उसी पे चलना पड़ेगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपल्शंस, राइट। सो हम जनरली प्रॉफिटेबल रखते हैं कंपनी को, और फंड्स तभी रेज करते हैं जब वी रियली थिंक दैट इस फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, राइट। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारे डेफिनेशन में वेरी क्लियर है, इट हैज टू बी यूज्ड इन एसेट बिल्डिंग। ये जो आपने राउंड रेस किया था रिसेंटली, ये कोविड के चक्कर में किया था नहीं, या फिर स्किनक्राफ्ट वेदिक्स के चक्कर में, क्योंकि इसको स्केल करना था इसलिए? नहीं, सो इनफैक्ट स्किनक्राफ्ट वेदिक्स प्रॉफिटेबल है। ओके, और कोविड के साथ हमारा मतलब 1 महीने लॉकडाउन था, 1 या 2 महीने लॉकडाउन था, बट देन उसके बाद एज आई सेड बिजनेस बहुत बढ़ गया था, राइट। सो कोविड का भी कोई चक्कर नहीं था, एंड इनफैक्ट मीडिया कंपनी बहुत पैसे बनाता है, सो दैट्स वी हैड नो इश्यूज। द रीजन हमने उठाया था अबाउट वी रेज्ड अबाउट 23 crores was we wanted to build brand. ओके, मतलब जस्ट सेल्स नहीं, मार्केटिंग का मनी सब सेल्स में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में नहीं, बट ब्रांड बनाने में वी वांटेड टू इन्वेस्ट। नाउ ब्रांड एसेट होता है, राइट। सो ब्रांड बनाना इज लाइक मेकिंग एन एसेट, और उसका वैल्यू इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो उस चीज के लिए हमने पैसा लिया था। ठीक है, तो उसके बाद अब इसके मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, जो पैसा आया है उससे, मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो अपने ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा? हाँ हाँ, प्रीटी मच वही हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स दो यूसेजेस थी उस चीज, उस फंड रेज से, एक है ब्रांड बनाना और एक है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना। सो दैट वाज मोर एसेट बिल्डिंग साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो जो फंड रेज कर रहे हो तो वो वेदिक्स अलग कंपनी है, स्किनक्राफ्ट अलग कंपनी है, या फिर एक ही कंपनी है और ये सब उसके अंदर अंदर के प्रोडक्ट्स है? एक ही कंपनी है, मतलब स्किनक्राफ्ट और वेदिक्स एक ही कंपनी है, मीडिया अलग कंपनी है, बट हाँ, बट स्किनक्राफ्ट वेदिक्स एक ही कंपनी है, फंड कंपनी के लिए रेज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सीड इन्वेस्टमेंट की बात करके चलूं, तो आइडियली एक बंदे को कितना डिल्यूट करना चाहिए सीड इन्वेस्टमेंट पे आपके हिसाब से?
देखिए मेरा फिलॉसफी ये है कि मेरा ये दूसरा कंपनी है, मतलब दूसरा, आई डोंट नो, ये दूसरे में 3-4 है, बट हम्म। व्हाटएवर। इंटेंशन वाज तो दूसरा ही है, हाँ बट हाँ। सी, मैं दो चीजें देखता हूँ विच आई ट्राई टू मैक्सिमाइज, राइट। एक है, हम्म। मैं जो भी क्रिएट करता हूँ वो आई हैव द इंटेंशन कि वो बड़ा हो, राइट, मतलब बड़ा हम्म। गेम हो, बड़ा प्ले हो, बड़ा मार्केट हम्म। हो, राइट। हम्म। मैं छोटा ठीक है। चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरा अगर वो बड़ा हो सके उसमें इंटरेस्ट है, राइट। हम्म। और दूसरा चीज है कि आ, आपका मतलब फाउंडर्स का या हम्म। एम्प्लॉयज फाउंडर्स इनका स्टेक कितना होता है उसमें। मतलब आप बड़ा चीज कर रहे हो, ओके, हम्म। पर आपका स्टेक, मैंने से आपका आई मीन फाउंडर्स का और एम्प्लॉयज का, ठीक है, हम्म। नॉट द इन्वेस्टर्स, हम्म। उनको छोड़ के आपका ना, ये आपका परसेंटेज क्या है उसमें, हम्म। ओके, वो भी ज्यादा होना चाहिए मेरे लिए। परसेंटेज एज एन सो लेट्स से डू यू ओन कंट्रीब्यूशन। डू यू ओन 70% ऑफ द कंपनी, 80% ऑफ द ओके ठीक कंपनी, है। मान राइट। के चलते हैं कि मेरी एक कंपनी है या कोई भी देख रहा है उसकी एक कंपनी है, 100% वो इक्विटी ओन करता है अभी के टाइम पे, हाँ अभी हाँ उसको सीट चाहिए। हाँ, सीड चाहिए। तो हाँ। अगर आप सीड रेस कर रहे हैं तो हम्म। जनरली आपको, ये कोई गाइडलाइन रूल नहीं है, बट मेरे हिसाब से 7% से ज्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, राइट ठीक नाउ। है। 7 to 10% मैक्सिमम, राइट। और ऑल्सो डिपेंड करता है कि कितना सीड उठा रहे हैं आप। अगर आप हम्म। 2 करोड़ है तो एक लेवल है, 50 लाख हो तो एक लेवल है, 10 करोड़ है तो और एक लेवल है, बट और अप्रोक्सीमेटली सीड की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? वो आर्ट है बेसिकली, उसका कोई साइंस नहीं है, ओके। हम्म। क्योंकि बेसिकली सीड के पास क्या हो रहा है, आपके पास एक आइडिया है बस, हम्म। ओके, सही बात है। और कुछ नहीं है, ओके। हम्म। आप हो, आपका आइडिया है, मे बी एक दो को फाउंडर है, ओके, हाँ और आप मेरे पास आते हो सीड के लिए, 50 लाख मांग रहे हो, 2 करोड़ मांग रहे हो, एंड मैं हाँ। देख रहा हूँ कि यार आइडिया देख रहा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, ओके। हम्म। नाउ होपफुली मैं आपको कैसे एसेस करूंगा, आपके बैकग्राउंड एसेस करने के लिए मेरे पास ज्यादा टूल्स नहीं होते हैं, राइट। तो हम्म। मैं आपको देख के, अच्छा ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, मतलब हम्म। इसने ये किया था, इसने ये वो किया था, क्या हम्म। एजुकेशन ऐसा है, ऐसा बैकग्राउंड का आदमी है, सो हम्म। आई नीड टू ट्रस्ट यू हम्म। फर्स्ट, ओके। हम्म। सेकेंड थिंग इज आइडिया मेरे लिए एक्साइटिंग होना चाहिए, हम्म। राइट। ये दो चीजें हैं तो मैं आपको सीड रोड दूंगा। नाउ इस आइडिया का वैल्यू कैसे लगा सकते हैं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो सोच रहा है कि ये $1 बिलियन कंपनी होगा, ओके। हम्म। कोई ऐसा हम्म। है होता ही नहीं है जो सोचता है कि वो कम होगा, हम्म। राइट। एंड बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत देख चुके हैं, मतलब दे हैव इन्वेस्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, दे हैव सीन हम्म। 99 आउट ऑफ 100 कंपनीज डाई, ओके। हम्म। स्ट्रेट ऑफ ऑल, सब एक ही तरह के एंटरप्रेन्योर है, सब स्मार्ट है, सब हार्ड वर्किंग है, सब अच्छे हम्म। लड़के हैं, हम्म। एंड ऑल ऑफ दैट, बट फेल हो जाते हैं, राइट। मतलब आइडिया नहीं है, मार्केट नहीं है, हम्म। वट एवर, राइट। तो इन्वेस्टर ज्यादा देख चुका है, सो हम्म। द वैल्यू पूरा आर्ट होता है टिपिकली। विल से अच्छा हम्म। ये ले लो, मतलब 1 करोड़ देता हूँ, 4 करोड़ लेट्स से इसका वैल्यू करते हैं, और मे बी 20% दे दो, आप बोलेंगे नहीं 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 9 करोड़, और 10% ले लो, हम्म। समथिंग लाइक दैट इज व्हाट हैपेंस। नेगोशिएशन चल रहा है यहाँ पे बस, और हाँ कुछ नहीं है। बस मतलब बस, सब क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव कुछ नहीं है। क्वांटिटेटिव कुछ नहीं होता है, आपको ये भी एज एन एंटरप्रेन्योर यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज समबडी इज बेटिंग ऑन प्योरली यू, हम्म। हम्म। ओके। और उसका जो हम्म। भी हो, वो कितना भी अमीर आदमी हो, हम्म। पैसा तो पैसा होता है, राइट। सो सही बात। उसने उसने वो कुछ जो भी मेहनत करके कमाई है और हम्म। व्हाटएवर, राइट, ही इज पुटिंग दैट मनी इनटू यू, राइट। और अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा ग्रो हो गया वो, प्रूफ ऑफ हाँ कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, और मानते हैं उसने कुछ ऑडियंस, अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है, हाँ, तो अब कैसे इक्वेशन आएगी सीड के अंदर ही? सीड के अंदर ज्यादा कुछ, फिर अब भी अभी वही, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ज्यादा कुछ फर्क, सी, सीड के साथ आप बस ये आपका प्रोटोटाइप सेटअप करते हो, आपका मान लो बेस। प्रोटोटाइप हो चुका है तो उसको हम सीरीज ए कहेंगे, फिर उसको हाँ, सीड नहीं कहेंगे? जब आपके पास थोड़ा रेवेन्यू बनने लगे, या ऑडियंस बनने लगे, और रिपीट यूसेज हो एंड ऑल ऑफ हाँ दैट, हाँ हाँ वेदर वॉट एवर वन ऑफ द फैक्टर्स, हाँ हाँ हाँ। तब आपको दिखेगा कि अच्छा ये मॉडल है जो लुक्स लाइक थोड़ा चल रहा है, तो हम्म। आप जंप कर सकते हो सीरीज ए। कुछ होते हैं प्री सीरीज ए ऑल्सो, बट ठीक है। जनरली सीरीज ए पे जंप करते हो, और जब सीरीज ए बोलते हो तो व्हाट यू आर सेइंग इज, इसके लिए आई हैव अ प्लान टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल, वेदर
इट्स इन टर्म्स ऑफ ऑडियंसेस या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज और बोथ और वट एवर, ओके। एंड तब आप करते हो कि मे बी इट रिक्वायर्स $2 million और $3 million और वट एवर, और सीरीज है तो आप 5 मिलियन वो भी हो रहे हैं एंड ऑल दैट, बट लेट्स से $2 to 5 million you'll say आई नीड, और वो 5 मिलियन के साथ मैं क्या करूंगा, मैं ये सब करूंगा एंड आई टेक दिस कंपनी टू दिस रेवेन्यू लेवल, राइट, और टू दिस ऑडियंस लेवल जहां पर वैल्यूएशन ऐसे बनेगा, राइट। नाउ टिपिकली क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो वो किसी एग्जिस्टिंग मार्केट को ले रहा है, राइट। ऑलरेडी दैट नीड इज बीइंग सेटिस्फाइड थ्रू सम और द अदर मींस, इनएफिशिएंट मींस, राइट। आपका आइडिया उसको और एफिशिएंट करेगा, राइट। तो उसको देख के आप अंदाजा लगाते हो कि वो ऐसा कंपनी है तो उसका वैल्यू बड़ा सा कंपनी है तो उसका वैल्यू कैसे कैसे चल रहा है, उसका रेवेन्यूज पे 10x चल रहा है, 5x चल रहा है, या ऐसा कुछ अंदाजा लगाते हो और वो बोलते हो कि ठीक है, अगर ये सब कुछ कर लेगा तो वो मुझे वो वैल्यू मिलेगा, तो अब के लिए बिकॉज तुम्हें बहुत कुछ प्रूव करना है तो वैल्यूएशन इतना ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ बेंचमार्क्स के साथ करते हैं। ठीक है, मतलब मान के चलते हैं आपकी इंडस्ट्री में जो बड़ा प्लेयर है, आपने उसका रेवेन्यू देखा और रीसेंट फंडिंग देखी तो आपको आइडिया मिल गया कि इतने एक्स के मल्टीपल चल रहा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर। हाँ। तो आपने अपना भी देख लिया, मान के चलते 10x का चल रहा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो आपने देखा आप तो नए हो, आपका लेवल नहीं है और वो इंडस्ट्री लीडर है, तो आपको शायद 7 या 8x मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो बस आपने हिसाब से रेस कर लिया। और जनरली क्या होता है, सीरीज ए में वीसीस आ जाते हैं, राइट। वीसीस का इंटरनल मैथमेटिक्स होता है, उनका क्या होता है कि कुछ वीसीस, हर वीसी का कोई टिकट साइज होता है, मतलब कुछ वीसी कैन ओनली इन्वेस्ट बिटवीन $5 million to $10 million, कुछ वीसीस कैन इन्वेस्ट मे बी $50 million, ऐसे होते हैं। एंड उनका जनरली इंटरनल बेंचमार्क होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो इतना मिनिमम करूं और मुझे इतना मिनिमम स्टेक मिलना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप कहाँ से आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर आप कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओके। मैं अगर आपको 2 मिलियन देता हूं तो मुझे तो 20 to 25% या चाहिए, ऐसा कुछ, ओके। ऐसा बीसी का पहले से ही मैथ होता है। तो मैं जब पहला फंड रेस कर रहा था तो मुझे तो ये पता ही नहीं था, ये 15 साल पहले, ओके। और मैं बोल रहा था कि मुझे बस $700,000 चाहिए, मतलब कितना एट दैट टाइम, 5 करोड़ आई थिंक, ओके, 4 करोड़ और समथिंग, राइट। मुझे बस 4 करोड़ चाहिए और उसका वैल्यूएशन होगा, मैं तब बी स्कूल से निकला था, ओके, और मैंने बड़ा सा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बना दिया, ओके। तो एक वीसी ने देखा ये क्या बकवास है और फेंक दिया, ओके। डीसीएफ कोई करता ही नहीं है, ओके। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें $700,000 नहीं दूंगा, मैं तुम्हें $1.5 million दूंगा, ओके। और मैं एक्चुअली बोला था कि $700,000 के लिए मैं 10% दूंगा, ओके। और वो बोला था कि मैं तुम्हें $1.5 million दूंगा और मैं 20% लूंगा, राइट, और एक्चुअली 25% लूंगा। मैंने पूछा कि वैल्यूएशन तो ऐसे ऐसे ऐसा कैसे होगा, तो उसने बोला कि भाई मुझे तो 25% लेना है क्योंकि अंदर दिखाना है मुझे, ओके। मेरे बॉस को रिपोर्ट करना है, राइट। तो उनका एक इंटरनल इक्वेशन रहता है, राइट, सो विच इज व्हाट टिपिकली हैपेंस। तो आपके हिसाब से कितना सीरीज ए में डिल्यूट करना चाहिए अगर आप हो किसी कंपनी के फाउंडर और आपका रेस करना है, कितना? मैं तो मेरा पहला एडवाइस है कि आप फंड ही रेज मत करो, ओके। आप प्रॉफिटेबल बनाओ, थोड़ा सा रेस करो, थोड़ा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और प्रॉफिटेबल कंपनी चलाओ। कभी ऐसे सिचुएशन में मत आओ कि तुम्हें आपको फंड्स की जरूरत पड़े, राइट। मतलब इट शुड नॉट बिकम अ नेसेसिटी कि नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। तो आपको फंड आप ऐसे चलाओगे तो यू हैव टाइम टू बिल्ड अ ग्रेट कंपनी, ओके। अगर आप ऐसे नहीं चलाओगे तो आप हमेशा एक ट्रेडमिल पे दौड़ते रहोगे। किसका ट्रेडमिल होगा? आपका ट्रेडमिल नहीं होगा, वो किसी और का ट्रेडमिल होगा। वो जो स्पीड सेट करेगा उस पे आपको दौड़ना पड़ेगा, राइट। अगर आपका डोमेन ऐसा है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपका टेम्परामेंट ऐसा है, तो आप प्रॉफिटेबल कंपनी चलाओ। समय ज्यादा लग सकता है बिल्ड करने के लिए, बट जब बिल्ड करोगे तो आपका होगा, राइट। और आपका क्रिएशन होगा और आपके मर्जी से चलेगा वो। मर्जी मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि
जो भी चाह कर लूं वट एवर, राइट, बट एटलीस्ट लार्जली टू योर इंटेंट, राइट। पर अगर फंड्स रेज करना ही है तो सीरीज ए में जनरली अराउंड 20% डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, ओके, दैट्स ब्रॉडली द बेंचमार्क। आगे अगर मैं आगे राउंड्स की बात करके चलूं तो आगे राउंड्स, बिकॉज आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है तो डाइल्यूशन लेवल, आप पैसे ज्यादा उठाते हो, मतलब द क्वांटम ऑफ मनी इज हायर, मे बी इट बी 30 million, 40 million, 50 million, जो भी हो, बट डाइल्यूशन विल स्टिल बी लाइक 15%, 20%, क्योंकि आपका वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑल्सो ग्रोस। ठीक है, मतलब अगर जितने ज्यादा राउंड करते जाएंगे उतना तो फिर फाउंडर में बचना ही नहीं है कुछ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने 7 राउंड रेस कर लिए तो फाउंडर को कुछ है ही नहीं। हाँ, एक मजेदार सवाल पूछते हैं लोग कि आपको अगर मैं ऑप्शन दे दूं कि आप $1 billion कंपनी चला सकते हो, ओके, बना सकते हो, और उसमें आपको मिलेगा 10%। बाय द टाइम यू क्रिएट $1 billion, आपका इक्विटी डाइल्यूट होकर 10% मिल जाएगा, राइट, या लेट्स से जस्ट टू मेक इट इजी 7% हो जाएगा, ओके, मतलब आपको कितना मिलेगा? 70 मिलियन, राइट। या आपका और एक चॉइस है, आप 100 मिलियन की कंपनी बनाओ, ओके, और आपका 70% होगा, ओके, तो आप क्या चूज करोगे? दोनों का आउटकम एक ही है, 70 मिलियन, 70 मिलियन, ओके, पर आप $1 billion कंपनी बनाना चाहोगे या 100 मिलियन वाला कंपनी बनाना चाहोगे? मैं तो 100 मिलियन। हाँ, वो स्मार्ट है मेरे लिए, राइट। अच्छा। क्योंकि अगर $1 billion कंपनी बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा दौड़ना है, उतना 10 टाइम्स ज्यादा दौड़ना है, राइट। उतना दौड़ के अगर आप सेम जगह पहुंचते हो, राइट, तो वो तो मेरे हिसाब से फुलिशनेस है, राइट। पर अगर आप यही सवाल वीसी से पूछोगे, किसी वीसी से, ओके, वो उसका आंसर ऐसे होगा कि आपको $1 billion कंपनी बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा बनना है, मेजर करना है, बड़ा चीज करना है, राइट। छोटा चीज क्यों कर रहे हो? बड़ा सोचो, राइट। नाउ आपको ये समझना चाहिए कि वो क्यों बोल रहा है इसे, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा तभी वो रिटर्न दिखा पाएगा। एग्जैक्टली। उसके इंसेंटिव्स उसमें है कि आप बड़ा बनाओ, राइट। एक्चुअली आप अपने लिए सोचोगे तो आपका इंसेंटिव ऐसे है कि आप जो भी बनाओ ज्यादा ओन करो, सो दैट घर पे ज्यादा है, इन हाउस ज्यादा है। एग्जैक्टली, द कॉस्ट और बेनिफिट देखो आपका, राइट, कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो, दैट्स व्हाट यू शुड सी। सो आपको हमेशा इस हवा से अलग रहना है। ये पूरा हवा है, वीसी का हवा है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। इस हवा से अलग रखना है आपको। ये सब हर आदमी जो भी बोल रहा है उसका कोई इंटेंशन होता है, ओके, उसका कोई गेम होता है, राइट। आपको ये सबसे अलग सोचना है, मतलब सुनो बट अपने लिए सोचो कि ये क्या सब मेरे लिए सही है या नहीं, राइट। सो बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे हर चीज में देखा जाए तो। बढ़िया, मीडिया से लेके प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक भी। एक्सीलेंट। चलिए, तो अब आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। बैक टू बैक क्वेश्चंस हो गए। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस मत पूछिए वो आपके ऊपर है कि आपको कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं नहीं लग रहे। ये भी सब्जेक्टिव वर्ड है। एंड्रॉइड और आईओएस? एंड्रॉइड। फंडिंग और बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप। एंजल और वेंचर? एंजल। डेट और इक्विटी? डेट। गुड। फैमिली और बिजनेस? फैमिली। फेम और मनी? मनी। लव और अरेंज? Indifferent, anything is the same. अरेंज कर लो, बाद में लव कर लो। Exactly. ठीक है, अपनी कहानी बता रहे हो आप ऐसा? हाँ, एक्चुअली यही है। मैं समझ गया। कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? कस्टमाइजेशन। वेदिक्स और स्किन क्राफ्ट? You can't ask me this question. दोनों मेरे बच्चे हैं। नहीं, एक बच्चा चुनना है ना। बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं होगा। आपके बच्चे होंगे, आप नहीं सुन सकते। एक बच्चा आपके पास में रहता है, दूसरा बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है। हाँ, वो भी है। मैं स्किन क्राफ्ट चूज कर लूंगा। D2C या फिर मीडिया वाला बिजनेस? D2C। वेज और नॉन वेज? वेज। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी। लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम। रजिस्टरिंग अ कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड? इंडिया। ओनिंग और रेंटिंग? रेंटिंग। आउटसाइड फूड या होममेड? होममेड। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? सेल्फ टॉट। परफेक्ट हॉलिडे की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? बीच और ए वाटरफॉल, एनी वन ऑफ दिस। ठीक है। बेस्ट फूड एवर, दुनिया में कहीं पे भी खाए हो? इट्स ऑलवेज माय मॉम्स फूड। आई थिंक एवरीबॉडी। घर का खाना नहीं खाना है, बाहर का। कहीं पे भी कहीं घूमने गए थे,
उस रेस्टोरेंट का वो चीज बहुत बढ़िया थी। पैराडाइज बिरयानी, दिस हैदराबाद। ठीक है, मैं कभी आऊंगा तो फिर मैं खाऊंगा, फिर बताऊंगा। डेफिनेटली आपको ले जाऊंगा मैं। बेस्ट कंपनी इन इंडिया राइट नाउ? बेस्ट कंपनी इन इंडिया राइट नाउ मतलब अमेजोन। ज़ेरोधा पे आपके क्या व्यूज है? मैं बहुत मैं डेप्थ में नहीं जानता हूँ, बट इट्स अ वेरी बहुत इंटेलिजेंट कंपनी है। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? फॉरेस्ट गंप, हिंदी में लगान। क्या सीखने को मिला था उस मूवी से? लगान में तो सीखना ही सीखना है, मतलब द विल पावर, एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। मतलब जिनको क्रिकेट गिल्ली डंडा पता था, ओके, पर क्रिकेट का कोई खबर नहीं था, ऐसे लोग मिलके क्रिकेट सीख के एंड गेम खेलना इज अ इम्प्रेसिव थिंग। फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? गेम ऑफ थ्रोन्स। उसमें क्या अच्छा लगा था? गेम ऑफ थ्रोन्स तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि टीवी पे उतना बढ़िया ये आएगा, बट ऑफ कोर्स ऑल एंगल, पॉलिटिक्स है, वॉर है, अब जो चाहिए, आपको जो चाहिए सब कुछ है उसमें pretty much। आपने स्पार्टिकस देखा है? स्पार्टिकस नहीं देखा। वो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स से ज्यादा बेटर लगा। रियली मुझे देखना पड़ेगा, अभी घर जाके देखना पड़ेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स फैमिली मैन भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी थर्ड सीजन भी आने वाला है उसका। अब मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए। मॉर्निंग पर्सन ऑफ या फिर नाइट आउट? 4 बजे उठ जाता हूँ, मतलब अलार्म क्लॉक टाइप उठ जाता हूँ। मेरे घर में सब इरिटेटेड है इससे, क्योंकि मैं उठ जाता हूँ। आप डेस्टिनी बिलीवर हो या फिर फ्री चॉइस? आई थिंक दोनों का खेल है। मतलब मेजर फैक्टर्स डेस्टिनी है और कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में रहती है, या मेजर चीजें हम चेंज कर सकते हैं पर कुछ कुछ चीजें फिक्स रहती है। मैं जब यंगर था, मे बी 20s 30s में था, मैं सोचता था पूरा फ्री चॉइस है, ओके, बट एज आई गॉट ओल्डर, मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डेस्टिनी ही है, ओके। तो आई थिंक हम जैसे ज्यादातर लोगों के लिए डेस्टिनी है, 99.9% के लिए डेस्टिनी है, पर ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे आई डोंट नो, आई नेवर मेट एनीबॉडी, बट ऐसे जरूर कुछ लोग हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, जो कंट्रोल कर सकते हैं अपने डेस्टिनी, फ्यूचर को, एंड वो सब डिपेंड करता है आपके माइंड, मेंटल कैपेसिटी पे। ये मेरा मानना है, बट जैसे जैसे वो हिमालय में वो साधु संत होते हैं एंड सब मे भी वो कर सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ अस आई थिंक इट इज लार्जली डेस्टिनी। बुक्स पढ़ते हो आप? बहुत पढ़ते, फेवरेट मतलब 5 बुक्स जिसने लाइफ में इम्पैक्ट डाला हो? हाँ, पहला तो भगवत गीता है, दैट इज द टॉप, राइट। उसके बाद द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। उसके बाद एक है फनी सा बुक बट वेरी इम्पैक्टफुल टू मी पर्सनली, दैट इज कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। ओके, थोड़ा फिलोसफी के बेंट का है, थोड़ा बोर हो जाएंगे लोग, बट ठीक है। हाँ, अभी यही याद आ रहा है। आपकी हॉबी क्या है? मैं फ्लूट बजाता हूँ। ओके। एंड मेरा पूरा फैमिली म्यूजिकल फैमिली है। में बहुत सारे कजिन्स है, बहुत सारे अंकल्स हैं, आंट्स हैं, सब म्यूजिकल लोग हैं, ओके। इनफैक्ट मेरा कजिन इंडियन आइडल पे था, एंड और एक कजिन जी सारेगामा पे था, एंड वो सब प्लेबैक सिंगर्स है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, इवन बॉलीवुड में। सो मेरा पूरा फैमिली म्यूजिकल है, सो नेचुरली हमें म्यूजिक आ जाता है। घर में मिलते हैं तो बस गाना बजाना होते रहता है। तो एक गाना हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं वो मत पूछिए, मैं गाना फ्लूट बजाता हूँ और गिटार ऐसे ऐसे बजा लेता हूँ, मतलब लोग परेशान होते हैं, बट मैं तो खुश होता हूँ। चलो ठीक है, आपके एक फ्लूट की वीडियो मेरे को चाहिए होगी। नहीं, बहुत प्राइवेट बजाता हूँ, मतलब मैं अपने लिए, अपने आनंद के लिए बजाता हूँ, दूसरे लोग टॉर्चर हो जाएंगे। चलो ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फाइनली मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूंगा हमारी ऑडियंस के लिए, क्या आप बोलना चाहोगे? मेरा सबसे बड़ा एडवाइस होगा कि आप किसी का एडवाइस मत लो। राइट, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हर आदमी अपने लाइफ से गुजरता है, राइट। अगर मैं आप कुछ भी कहूँ तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ माई सक्सेसेस, माई फेलियर्स, माई कॉन्टेक्स्ट, ओके। मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट को देखा था एंड ऑल दैट, उससे मेरा एक मेंटालिटी बन जाता है, और मैं सोचता हूँ कि हाँ, ये रूल है लाइफ के लिए। पर एक्चुअली क्या है, रूल कोई रूल नहीं है लाइफ में, राइट। कोई नहीं बता सकता कि आपके साथ क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो एडवाइस लेना या देना इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ओके। क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, आपका कोई इंप्रेशन बना रहता है कि मैंने कुछ कर लिया है एंड ऑल दैट, और मैं जो भी बोलता हूँ आप सोचते हैं कि मैं भी सच कह रहा है, ओके। नाउ वो बहुत डेंजरस चीज होता है, क्योंकि वो आपको खुद से सोचने में कम कर देता है, राइट। मतलब जब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, तो आप सोचेंगे क्यों, मतलब मैं भी ऐसे ही करूंगा, कोई बता देगा कि ऐसे करना है तो मैं सोचूंगा क्यों, राइट। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एडवाइस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि आप जब कोई एडवाइस आपको देता है तो आप सोचना बंद कर देते हैं। और मेरा सबसे बड़ा एडवाइस होगा कि मेरी एडवाइस ही मत सुनो। किसी की एडवाइस मत सुनो, अपनी सुनो सबकी, बट ये मत सोचो कि वही सही है, वही सच है, राइट। आपका सच आप बनाएंगे,
राइट। अब विपासना करने गए हो क्या? नहीं, मतलब ठीक है, मेरे को आपकी लाइन से लगा आपका सच आप बनाएंगे। उसका है क्या? हाँ, वो कहते हैं आपका सच है, ओ, और बहुत लॉजिकल चीज है। बहुत बहुत लॉजिक। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेरे एंटरप्रेन्योर होने का बहुत सेंट्रल चीज है वो। सॉरी, कि मैं बस मोस्टली अपनी सुनता हूँ, बुरा हो या अच्छा हो, ज्यादातर मैं अपनी सुनता हूँ। सो इस सीरीज का जो विजन था ना वो यही था कि हम रिलेटिवली सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे अलग अलग फाउंडर्स से, और हमको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो मैं नहीं चाहता था कि वही जो अभी आपने बोला कि किसी की एक की बात मान के वो सच मान ले, क्योंकि वो उनका सच है। करेक्ट। तो अब क्या हुआ, मतलब जो आप कह रहे हो ऑप्शंस मेरे पास, मैंने आपको 20-25 ऑप्शन रख के दे दिए एक ही चीज के। अब अगर आप उस प्रॉब्लम में आओगे तो शायद आपको एक आसान रास्ता मिल जाएगा वो चीज को सॉल्व करने का रिलेटिवली। जैसे भी आपने फंड रेज का बारे में बताया कि पहले राउंड में इतने परसेंट इक्विटी जा सकती है, तो बंदा पहले से प्रिपेयर रहेगा कि भाई इतना जाएगा अगर मुझे रेज करना होगा तो। अब आपने बोला कि फंडिंग रेज मत करो, प्रॉफिटेबल जाओ। अब कोई बंदा अगर आपसे रिलेट कर रहा है तो वो नहीं करेगा, मतलब वो कहेगा यार मैं ऐसे ही हूँ। पर कुछ कुछ ऐसे हमारे पास आए जिन्होंने कहा फंडिंग रेज करी, मैंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, उनके लिए वो जरूरी था। करेक्ट। तो जो बंदा जो देख रहा है वो जिससे ज्यादा रिलेट कर पाएगा उसमें से कुछ कुछ चीजें ले पाएगा। करेक्ट। ऑल तो मुझे पता है कि ज्यादातर लोग जो वीडियोस देखते हैं वो मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं इन वीडियोस को भी। ऑल तो मैंने अपने एंड से कोशिश करता हूँ कि एजुकेशनल वीडियोस हो ताकि फ्यूचर में उनको कोई गलतियां ना करनी पड़े, मतलब लर्निंग मिले वहां से। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए, अगर आप उसमें से नहीं हो तो नीचे कमेंट में बता देना, जो कि वीडियोस देखते हैं, अरे भाई क्या बंदा था, मजा आ गया यार, यही बंदा था। और आपको जाके डिस्क्रिप्शन में आपका ट्विटर देख लेंगे या लिंक्डइन देख लेंगे, इंस्टाग्राम देख लेंगे, आपको जाके करेंगे सर आपकी वीडियो देखी थी बहुत बढ़िया, मुझे आपसे फंडिंग चाहिए। या फिर आपको मैसेज कर देंगे कि सर मैंने ये किया है, थैंक यू। बस मेरा मानना है कि अगर आप इनको अप्रोच भी करना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, तो अगर आप सेम कैटेगरी से हो और आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है, तो क्या पता वो प्रॉब्लम इन्होंने कभी सॉल्व कर रखी हो। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, ना कि आप जाके कहो सर मुझे फंडिंग चाहिए, आप बहुत अच्छे हो। बहुत सारे फाउंडर्स ने मेरे को ये बताया है कि हमारे यहाँ से लोग कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं अपना आइडिया पिच डेक दे देते हैं इनिशियल स्टेज पे, मतलब पिच डेक है बस, और कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं बना, एमवीपी भी नहीं बना, और कहते हैं फंडिंग दे दे। चलो थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा। हिंदी में इतना बात किया, आई एम माई सेल्फ सरप्राइज कि इतना सारा बात किया मैंने। और आपके ऑडियंस में ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी लैंग्वेज को माफ कर दीजिए, तो अब थोड़े सा कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। दैट्स व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट। नहीं, लैंग्वेज पे भी कोई एज इशू नहीं है, आप ज्यादा कॉन्शियस थे अपनी लैंग्वेज को लेके। तो चलिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।